एक बड़ी खबर इसी बीच यूक्रेन से मिल रही है। यूक्रेन की सरकार का दावा है कि क्रिसमस के बावजूद भी रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की आर्मी ने हमले किए हैं। डोनेट्स्क, खेरसोन और बखमूत पर रूस की आर्मी ने हमले किए हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त की खेरसोन में रूस के हमलों ने शहर को क्षत विक्षत कर दिया है। ताजा हमलों में लोगों की मरने की तादाद का अंदाजा अभी लगा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्रिसमस के दिन हुए इस हमले ने खेरसोन पर ज़ेलेंस्की को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। ज़ेलेंस्की खेरसोन के लिए आगे की प्लानिंग क्या कर रहे हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। जब शांति के मसीहा के लिए दुनिया कैंडल जला रही है, जब पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है, उस वक्त भी अमन में उठे हाथ और जंग में गरजती बंदूकों के बीच जंग जारी है। खेरसोन झुलस रहा है। खेरसोन की सड़कों पर मातम पसरा है। ताजा रूस के हमलों ने खेरसोन की बुझती सांसों पर एक बार और हथौड़ा दे मारा है। रूस की मिसाइलों ने शहर से उसके प्राण सोख लिए हैं। यूक्रेन के सिपाहियों के इलाके में मुआयने का वीडियो खेरसोन प्रशासन ने जारी किया है। ये हालात देखने के बाद क्रिसमस के मौके पर मन तो खट्टा हो ही जाएगा। दुनिया में अमन और सह अस्तित्व वाली सारी कस्में आज बेकार की बातें लगेंगी। खेरसोन प्रशासन का कहना है कि रूस के हमले में शहर के 10 लोगों की मौत हो गई है। 58 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि ये डिटेल अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सड़कों से अभी कई और जनाजे उठ सकते हैं। खेरसोन में लाशें पहली बार नहीं बिछी हैं। रूस के मिसाइलों की मार से खेरसोन पहली बार नहीं दहला है। पहली बार खेरसोन में खून नहीं बहा है। पहली बार रूस के हमले में खेरसोन में मौतें नहीं हुई हैं। लेकिन तब रूस कब्जे के लिए लाशें बिछा रहा था। अब रूस ज़ेलेंस्की के जीते क्षेत्र पर कब्जे के लिए लाशें बिछा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के शब्दों को आज जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि युद्ध की विभीषिका में दहकते देश के पास अब खोने के लिए सिर्फ अपने बचे हैं। खेरसोन रक्त रंजित है। Для нас усі свята мають гіркий присмак, і традиційний дух Різдва ми можемо відчувати інакше. Не такою смачною і теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці. І не так гучно і надихаюче можуть лунати різдвяні дзвоники через сирени повітряної тривоги або ще гірше постріли і вибухи. І все це разом може нести велику загрозу. Це зневіра у вищі сили та їхню могутність, у добро і справедливість на світі. Втрата надії, втрата любові, втрата себе. Де б ми не були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимось у вечірнє небо. І разом згадаємо ранок 24 лютого. Згадаємо, скільки пройшли. Згадаємо Азовсталь, Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку. खेरसोन इस वक्त पुतिन का टारगेट नंबर 1 है। बखमुत का किला गिराने के बाद जो लोग डॉनबास और लुहांस्क में हमले तेज होने की आशंका जता रहे थे, उन्हें आज खेरसोन के इस बेरहम हमले को जरूर देखना चाहिए।
ये तबाही और बर्बादी इसका सबूत है कि पुतिन किसी भी मोर्चे पर ढील देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो डॉनबास हो। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन जनवरी के पहले हफ्ते में डॉनबास पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। बखमुत को इसलिए जीता गया था कि लुहांस्क पर हमला किया जा सके। खेरसोन पर संपूर्ण कब्जे के लिए हमले हो रहे हैं और इधर खार्किव में भी आग लगी है। क्रिसमस की रोशनी के बीच जंग के जख्मों से असल में पूरा यूक्रेन ही जल रहा है, लेकिन खेरसोन की नई बर्बादी की कहानी की इस वक्त डिटेल जाननी सबसे जरूरी है। रूस के 24 फरवरी के आक्रमण के बाद रूसी कब्जे की एकमात्र क्षेत्रीय राजधानी खेरसोन को यूक्रेन ने वापस ले लिया है। इससे पहले 2 दिसंबर को भी रूस ने खेरसोन पर हमला किया था। खेरसोन उन इलाकों में शुमार है जिन पर लड़ाई के शुरुआती दिनों में पुतिन ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब खेरसोन पुतिन के हाथ से निकल गया है। और ये पुतिन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा खेरसोन मौत के कुएं में तब्दील हो गया है। चलते फिरते लोग इस मौत के कुएं में समा रहे हैं। पुतिन इस जंग में बहुत कुछ खो चुके हैं और उनके सामने विकल्पों का घोर अभाव है। इस तथ्य के बावजूद कि द सन की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना 332 रोजाना के औसत से सैनिकों को खो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बड़े खतरे की सैन्य विफलता है, क्योंकि खराब ट्रेनिंग और हथियारों के साथ सैनिकों को मारने के लिए खाई में धकेल दिया गया है। रूसी सैनिकों की मौत के आंकड़े अफगानिस्तान में हुए रूस के नुकसान से 6 गुना और इराक में हुए अमेरिका को हुए नुकसान से 20 गुना ज्यादा है। लेकिन युद्ध में सेना के सिर की गिनती करते वक्त भी युद्ध में हार और जीत की एनालिसिस पहले देखी जाती है। लिहाजा पुतिन फिलहाल यूक्रेन के दावे के मुताबिक मारे गए 1 लाख सैनिकों को अभी नहीं देख रहे हैं। अभी उनकी नजर ज़ेलेंस्की के सिर पर है। ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देने पर टिकी है और ज़ेलेंस्की है कि बिना बदला लिए नहीं मानते दिखते। लेकिन ज़ेलेंस्की ये बदला कैसे लेंगे? खेरसोन पर ज़ेलेंस्की कब तक काबिज रहेंगे? यूक्रेन पर रूस के तेज हमले अभी और तेज होंगे। युद्ध फिलहाल खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है। ज़ेलेंस्की अभी अमेरिका से ताजा लौटे हैं और जो बाइडेन के सहयोग वाली रकम से बहुत प्रसन्नचित्त हैं। लिहाजा मौतों के बावजूद ज़ेलेंस्की की सेना मोर्चे पर टिकी है। ज़ेलेंस्की अपने बंकर में एंट्री लेते ही फुल ऑन एक्टिव हो गए। ज़ेलेंस्की के पास इस वक्त ना हथियार की कमी है ना डॉलर की कमी है, तो सिर्फ जमीन पर लड़ने वाली सेना की। ज़ेलेंस्की इसीलिए नाटो से बार बार अपील कर रहे हैं कि उसकी सेना भी यूक्रेन की जमीन पर लड़े, लेकिन कम से कम फिलहाल तो ऐसा नहीं होता दिखता। खेरसोन, खार्किव और बखमुत की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। सवाल है कि पुतिन के ये कहने के बावजूद वो जंग का द एंड चाहते हैं। युद्ध 2023 में भी खत्म होने के आसार क्यों नहीं नजर आते? फिलहाल इसका जवाब सिर्फ पुतिन के पास ही है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन की जीत भी चाहते हैं और अब खून बहाने से परहेज भी नहीं रखना चाहते। ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते और नतीजा है कि यूक्रेन अपनी किस्मत पर रो रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्री के इस बयान में दम दिखता है कि यह जंग आसानी से खत्म नहीं होने वाली। ये जंग 2023 में भी जारी रहेगी। तुर्की नाटो का सदस्य देश है, लेकिन तुर्की जंग के दौरान खुद को गुटनिरपेक्ष साबित करने में सफल रहा है। तुर्की ने मॉस्को और कीव के बीच बातचीत की पेशकश भी की थी, हालांकि इस पेशकश का कोई रिजल्ट नहीं निकला और पुतिन की मिसाइलें अब भी यूक्रेन को बंजर और वीरान बना रही हैं। तुर्की के रक्षा मंत्री का यह बयान उस हथियार की ओर इशारा है जो जनवरी से यूक्रेन की जमीन पर एक्टिव होगा। कहा जाता है जिसका तोड़ रूस तो क्या पूरी दुनिया के पास नहीं है। ये ऐसा हथियार है जो यूक्रेन के आसमान का सबसे बड़ा पहरेदार होगा। रूस की मिसाइलें भी इस हथियार से बच नहीं पाएंगी। ये हथियार है पैट्रियट मिसाइल, लेकिन क्या रूस की ताकतवर मिसाइल इस्कंदर को भी ये पैट्रियट मिसाइल ट्रेस करके मार गिरा सकती है? आज आपको अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल और रूस की इस्कंदर मिसाइल के बीच तुलना जरूर देखनी चाहिए। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी पैक 3 मिसाइल
दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम 3 ट्रकों के जरिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है, जो एक साथ कई मिसाइलों को एक ही समय में गिरा सकता है। कहा जा रहा है कि रूस इस्कंदर मिसाइलों से भी यूक्रेन पर हमला नहीं कर सकेगा। मतलब पुतिन की बेचैनी की वजह है पैट्रियट की ताकत, पैट्रियट के सटीक प्रहार की खासियत और आसमान में एक कवच बनाने की शक्ति। यूक्रेन के पास नेसम्स यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। अगर कीव में सिर्फ 2 नेसम्स एयर डिफेंस की तैनाती कर दी जाए तो यूक्रेन की राजधानी पर मिसाइल या ड्रोन से अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। स्पेन ने यूक्रेन को मेड इन इटली एस्पाइड एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है। एस्पाइड भी मीडियम रेंज की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। जर्मनी का आईरस-टी एयर डिफेंस सिस्टम पहले से यूक्रेन की सुरक्षा में तैनात है और अब पैट्रियट आने वाली है। यूक्रेन को ब्रिटेन से भी एयर डिफेंस मिलने वाला है। ब्रिटेन एम्ब्रम एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूक्रेन को देने वाला है। यूक्रेन पहले से भी रूस की मिसाइलों को नष्ट करता रहा है और अब उसके आसमानी ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। क्या पुतिन के पास इसका कोई तोड़ है? क्योंकि रूस कह रहा है कि पैट्रियट का काट उसके पास पहले से मौजूद है और वो है इस्कंदर मिसाइल। लिहाजा इस इस्कंदर की मार और धार देख लीजिए। रूस के इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइल 480 से 700 किलो तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को लेकर जा सकती है। इसकी मिसाइलें मैक 5.9 की स्पीड से उड़ान भर सकती हैं। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम में अलग अलग तरीके के हथियार शामिल होते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के हर मूवमेंट पर करीबी से निगाह रख रही हैं। मतलब इस्कंदर में कुछ ऐसा जरूर है जो सिर्फ पुतिन को पता है और पैट्रियट के लिए यह इस्कंदर बहुत बड़ा खतरा है। रूस के खिलाफ हर दिन यूक्रेन की सेना दम भर रही है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे वाले एक इलाके पर चढ़ाई कर दी है और रूस के हथियारों पर कब्जा भी कर लिया है। पिछले हफ्ते खार्किव के इस इलाके पर रूस में ताबड़तोड़ मिसाइलों के कहर बरपाया था। यूक्रेन की जमीन, ज़ेलेंस्की के जाबाज, सेना का जश्न और रूस के हथियार। ये तस्वीर खार्किव से आई है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि हर मोर्चे पर फेल होने के बाद पुतिन के पलटन इलाके को छोड़कर भाग गए तो उसके घातक हथियारों के अड्डे पर यूक्रेन के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। रूस के टैंक का दम उनके ही खिलाफ मैदान में दिखाया, उनकी ही गोलियों से उनकी जमीन पर कहर बरसाया और बड़े दिन पर बड़ा जश्न मनाया। पश्चिमी मीडिया में छाई इस तस्वीर ने ज़ेलेंस्की के जाबाजों में जोश भर दिया और पुतिन को परेशान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो खार्किव के पूर्वी इलाके में यूक्रेन की सेना ने रूस को पछाड़कर मैदान पर कब्जा किया है। दरअसल दोनों देशों में इस इलाके पर काफी वक्त से जंग चल रही थी। शनिवार को रूस की सेना यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में कमजोर दिखाई दी तो इलाका छोड़कर भाग निकली और यूक्रेन के जवानों ने रूस की सेना के सैन्य उपकरण और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। जंग को करीब 10 महीने हो चुके हैं। खार्किव के कई इलाकों में अब भी रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों पर रूस की सेना लगातार ही चढ़ाई की कोशिश कर रही है, लेकिन यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई रूस के हौसलों को पस्त कर देती है। Намагання противника перетнути державний кордон України, саме тому змушені були відповідати і захищати нашу державу. खार्किव का एक हिस्सा अब भी रूस की सेना के कब्जे में है, जिसे छीनने के लिए यूक्रेन की सेना दम लगाए है।
यूक्रेन की सेना के अधिकारियों का कहना है कि सर्द मौसम यूक्रेन के सैनिकों का इम्तिहान ले रहा है, लेकिन जल्द ही रूस के कब्जे वाले इलाकों पर भी यूक्रेन का झंडा फहरेगा। Території нашої держави з Харківської області і саме доблесна 127-ма бригада територіальної оборони захватила цей трофей, відремонтувала, взяла боєкомплект і ці подарунки, які вони готували для нашого міста Харкова, для наших воїнів. पिछले हफ्ते खार्कीव के इस इलाके पर रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलों से कहर बरसाया था। 13 बस्तियों पर हुई बारूदी बारिश में कई बुजुर्गों की मौत हो गई थी, जो कई दिनों तक पश्चिमी मीडिया की सुर्खियों में रही। वर्चस्व के लिए दोनों देशों के बीच जंग अब भी जारी है। मिसाइलें अब भी गरज रही हैं, टैंक अब भी दम भर रहे हैं और फाइटर जेट अब भी आग बरसा रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन को लेकर। संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया है कि यूक्रेन के युद्ध में अब तक 6,826 आम नागरिकों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा है कि युद्ध में 10,669 आम नागरिक जख्मी हो चुके हैं। घायलों और मरने वालों की संख्या इससे ज्यादा बढ़ भी सकती है। हिंदी सिनेमा का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, जो डर गया समझो मर गया। लेकिन जंग के अंदर जो सेना डरी हुई होती है वो और ज्यादा भयानक हमला करती है। यूक्रेन के अंदर भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। पुतिन के एक फैसले ने यह तय कर दिया है कि जंग थमेगी नहीं, बल्कि कई और नाटो देशों के साथ सीधा टकराव होगा। आखिर क्या है पुतिन का यह फैसला जिसने सभी को चौंका दिया है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। पुतिन पूरे यूक्रेन का रूस में विलय करवाना चाहते हैं, चाहे उनके सामने अमेरिका खड़ा हो या ब्रिटेन या फिर फ्रांस। पुतिन अपनी जिद पूरी किए बिना नहीं मानेंगे, चाहे वर्ल्ड वॉर ही क्यों ना हो जाए। पुतिन का ख्वाब है पूरा यूक्रेन। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए पुतिन को चाहिए एक बहुत बड़ी आर्मी, जिसको तैयार करने की प्लानिंग अब पुतिन ने शुरू कर दी है। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है। यह पुतिन का टारगेट 30% है। यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने आखिर क्यों पुतिन के इस प्लान पर नजरें गड़ा रखी हैं? यूक्रेन के अंदर आखिर ये किस तरह की तबाही का नया प्लान है, ये आपको आगे बताएंगे। दरअसल पुतिन हमेशा अपने दुश्मनों से एक कदम आगे चलते हैं। सर्दियों में तो पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन के करोड़ों लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। और अब पुतिन ने पहले ही सर्दियों के बाद यानी वसंत महीने की वॉर प्लानिंग शुरू कर दी है। ये तैयारी इतनी जबरदस्त है, इसीलिए पुतिन के कमांडर खुद रमजान कादिरव भी चेचन्या के अंदर जबरन भर्ती करवाने में जुटे हुए हैं। अगर पुतिन और उनके कमांडर कादिरव ये आदेश दें कि सेना में भर्ती होना है, तो कोई भी उनके आदेश की नाफरमानी नहीं कर सकता है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए सजाए मौत मुकर्रर कर दी गई है। यूक्रेन के अंदर जंग से भाग रहे बागियों को रूस की वैगनर आर्मी लगातार सजाए मौत देने पर आमादा है। इसके साथ ही आपको ले चलेंगे मॉस्को और कीव, जहां क्रिसमस का सेलिब्रेशन तो हुआ है, लेकिन अंदाज एकदम जुदा है। जंग का सारा अपडेट आपको देंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों पुतिन रूस की आर्मी को बढ़ाने की प्लान कर रहे हैं।
यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा चुका है कि यूक्रेन में रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। अगर निष्पक्ष स्रोतों के आंकड़े भी देखें तो साफ पता चलता है कि रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हैं। और इसीलिए पुतिन का अनुमान है कि अगर पूरे यूक्रेन को अपने कब्जे में लेना है तो उनको रूस के लोगों की एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। यही वजह है कि उन्होंने रूस की आर्मी में 30% का इजाफा करने का फैसला ले लिया है। रूस के पास 2 तरह की फौजें हैं, आर्मी के सक्रिय जवान और राज्यों के सुरक्षा बल। आर्मी के जवानों की संख्या करीब 10 लाख है और सुरक्षा बलों की संख्या करीब 20 लाख है, यानी कुल 30 लाख जवान हैं। प्रतिशत की बढ़ोतरी का सीधा सा मतलब यह हुआ कि पुतिन करीब 9 लाख आर्मी की नई भर्तियां निकालने जा रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव के साथ मीटिंग में पुतिन ने यह निर्देश दिया था कि रूस की पश्चिमी सीमा से लगने वाले स्टेट जैसे फिनलैंड और स्वीडन में नाटो खुद को मजबूत कर रहा है। इसीलिए रूस के इन सीमांत इलाकों में सुरक्षा करने के लिए अब 2 नई ब्रिगेड्स की जरूरत है। पुतिन के इरादे क्या हैं, इनको पूरी तरह से समझ पाना आज भी मुश्किल है, क्योंकि दुनिया को पुतिन का वो बयान भी याद है जब 3 लाख सैनिकों की भर्ती के बाद पुतिन ने बयान दिया था कि अब मिलिट्री मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो रही है। 300 тысяч мобилизованных, у нас 300, уже 18 тысяч. Да. Почему 318? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев, оно не сокращается. Ну так вот, из них 50 тысяч, где-то около 49 тысяч, по-моему, находятся уже в войсках, выполнять боевые задачи. Все остальные пока... पुतिन ने पूरी दुनिया को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताया था कि रूस का आर्मी मोबिलाइजेशन पूरा हो चुका है और 3 लाख की नई आर्मी तैयार की जा चुकी है। पुतिन ने यह भी दावा किया था कि रूस के और भी युवा युद्ध में भर्ती होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वो आर्मी मोबिलाइजेशन की ड्राइव को बंद कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी यूक्रेन के अखबारों ने जो दावा किया था उसके मुताबिक पुतिन पूरे रूस में मैंडेटरी आर्मी सर्विस यानी अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर रहे हैं, जिसमें रूस के सभी पुरुषों को आर्मी की सेवा में लगना होगा। तब यूक्रेन के अखबारों ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया था कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि रूस के लोग अनिवार्य सैन्य सेवा से बचना चाहते हैं और इस अनिवार्य सैन्य सेवा से बचने के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी काम कर रहा है जो लोगों को कानूनी सुझाव दे रहा है कि कैसे रूस की सेना में अनिवार्य सेवा से बचा जा सकता है। इस टेलीग्राम चैनल में यह बताया जा रहा है कि रूस की सेना में जाने से बचने के लिए क्या करें। दरअसल यूक्रेन का दावा यह है कि पुतिन एक सिविल आर्मी भी तैयार करने जा रहे हैं। रूस में पुरुषों की कुल आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है। दरअसल पुतिन अब यह ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन में अब स्पेशल ऑपरेशन नहीं बल्कि युद्ध चल रहा है और इसीलिए इस बात की पूरी आशंका है कि रूस के अंदर गुप्त रूप से सिविल लोगों को भी आर्मी की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुतिन कोई नई स्ट्रेटजी पर काम नहीं कर रहे, उनके दुश्मन ज़ेलेंस्की भी इसी स्ट्रेटजी पर काम कर चुके हैं। जब युद्ध शुरू हुआ तो ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान किया था कि यूक्रेन के अंदर मौजूद सभी मर्दों को युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ज़ेलेंस्की की सरकार ने यह भी ऐलान किया था कि जो भी इस मुश्किल वक्त में युद्ध से बचने की कोशिश करेगा और आर्मी में शामिल होने से कतराएगा उसको दंडित भी किया जाएगा। दरअसल चेचन्या का लीडर रमजान कादिरोव पहले ही पुतिन से यह अपील कर चुका है, रूस के सीमाई इलाकों में अनिवार्य सैन्य सेवा का कानून लागू कर दिया जाए। रमजान कादिरोव ने पहले ही इसी योजना पर काम शुरू कर दिया है। कादिरोव हमेशा चुस्त दुरुस्त और आर्मी की ड्रेस पहने हुए काफी फिट नजर आता है, लेकिन खेरसॉन में रूस की आर्मी के सरेंडर के बाद कादिरोव बिल्कुल उदास शक्ल बनाए दुनिया के सामने आया था और उसने चेचन्या के लाखों लोगों को जंग के लिए सामने आने को कहा। Я призываю всех мусульман, всех кавказцев, чеченцев, вы что сидите, давайте, собирайтесь, создавайте батальоны, полки, я буду вас снабжать, одевать, вооружать, вы должны... कादिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक नई पोस्ट में लिखा है कि
हमारे पास यानी चेचन्या के पास लगभग 16 लाख लोग हैं। वैसे रूस की सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2021 में चेचन्या की जनसंख्या 15,10,000 थी, जिसमें 4,20,000 सेवानिवृत्त यानी बुजुर्ग और 5,51,000 बच्चे शामिल थे। चेचन्या में जो 4 लाख बुजुर्ग हैं, उनमें से कम 3 लाख या 4 लाख वास्तव में पुरुष आबादी है, जिसे युद्ध में भेजा जा सकता है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। किसी भी मामले में आप सभी बुजुर्गों को सैन्य भर्ती कार्यालय में होना चाहिए और उन इकाइयों में शामिल होना चाहिए जो अभी लड़ रहे हैं। कादिरोव चाहता है कि बूढ़े होकर, बीमार होकर मरना है तो बेहतर है कि वो युद्ध भूमि में जाकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ते हुए मरे। ये यूक्रेन के बूढ़े और बीमार लोगों पर कादिरोव का एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। ऐसा नहीं कि ज़ेलेंस्की सर्दियों के बाद पुतिन की तैयारियों से वाकिफ नहीं है। ज़ेलेंस्की अपनी प्रेसिडेंशियल आर्मी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, जिसे आजकल ज़ेलेंस्की की प्राइवेट आर्मी भी कहा जा रहा है। ये ज़ेलेंस्की की उसी आर्मी का स्पेशल वीडियो है जो युद्ध के मैदान में रूस के सैनिकों से जंग लड़ रही है। शांति काल में प्रेसिडेंट की यही फौज कीव की सुरक्षा का प्रबंध करती है, लेकिन अब यही फौज रूस के सैनिकों से भिड़ रही है। ज़ेलेंस्की की इस प्रेसिडेंशियल आर्मी पर प्रेसिडेंट की सुरक्षा का जिम्मा भी रहता है। ज़ेलेंस्की की ये स्पेशल आर्मी अपनी हर जिम्मेदारी को निभाने के प्रयास में लगी हुई है। एक तरफ पुतिन अपनी आर्मी को 30% तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने एक फोन रिकॉर्डिंग जब्त की है, जिसमें एक रूस के सैनिक ने अपनी मां को पत्र में लिखा है कि दुश्मन से ज्यादा रूस के सैनिकों का नुकसान रूस के सैनिक ही कर रहे हैं, जो अपने ही लोगों को मार रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि लापरवाहियों का शिकार होकर रूस की आर्मी खुद ही अपने सैनिकों की हत्या कर रही है। क्रिसमस का त्योहार है। यूक्रेन में क्रिसमस पूरे दिसंबर मनाया जाता है। यूक्रेन के बच्चे दिसंबर के महीने में बहुत खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये साल यूक्रेन के लिए ऐसा मातम लेकर आया है जिसने क्रिसमस मनाने की बात तो दूर, जान बचाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। इस युद्ध में यूक्रेन के सैकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ रूस के अंदर क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। रूस एक शक्तिशाली देश है, इसीलिए रूस के बच्चे आराम से क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन ऐसी किस्मत यूक्रेन के बच्चों की नहीं है। वहीं बर्फ जो यूक्रेन के अंदर मिसाइल की तरह लोगों को तड़पा रही है, उसी बर्फ को रूस के बच्चे खिलौने की तरह खेल रहे हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी रूस के बच्चों के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। रूस के बच्चों के साथ पुतिन बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत में भी पुतिन को ज़पोरिज्जिया ही याद आ रहा है, जहां भयंकर जंग चल रही है। Запорожская область. 8 лет. Отлично. Так мы сделаем. Это не сложно. Агата Бог, Курганская область. Мечтают увидеть северное сияние, прокатиться на линии. Вот, то есть здорово. Молодец какая. ये क्रिसमस यूक्रेन के लिए तबाही लेकर आया है। अगर ये युद्ध वसंत में भी जारी रहता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। वो आने वाला है। आज रात फिर से 25 बार डस चुका है। आज फिर डसेगा, लेकिन हम भी तैयार हैं। और वो आया तो जैसे तूफान आ गया। जानी दुश्मन, आज रात 8:57 पर। सामने आई एक्टर तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गले में फंदा लगाने की वजह से हुई मौत। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी शिजान नहीं कर रहा है जांच में सहयोग। तुनिशा मौत केस की एफआईआर में बड़ा पर्दाफाश। शिजान के साथ रिलेशनशिप में थी तुनिशा। 15 दिन पहले झगड़े की वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ। शिजान खान के वकील शरद राय ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहा संदेह के आधार पर सिर्फ ये आरोप लगाए गए हैं, अभी कोई सबूत नहीं मिले। तुनिशा मौत मिस्ट्री में वसई पुलिस से सीरियल से जुड़े कुछ और लोगों से पूछताछ के लिए बुलाया है। बीती रात भी सेट पर मौजूद लोगों के साथ पुलिस ने पूछताछ की थी। तुनिशा मामले में बीजेपी नेता राम कदम का बयान। कहा परिवार को न्याय मिलेगा। अगर मामला लव जिहाद का निकला तो होगी जांच, आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा।
सेट पर तुनिशा के साथ काम कर रहे एक्टर का बयान सामने आया। एक्टर पार्थ ने दावा किया है कि तुनिशा कुछ दिनों से तनाव में थी। तुनिशा किसी तरह का कोई नशा नहीं करती थी। बिहार के बेतिया में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ गोलियां चली। गोली लगने से 5 महिलाएं घायल। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। मणिपुर के इम्फाल में पुलिस की गोली से एक महिला की मौत हो गई। दुकान मालिक और ग्राहक में कहासुनी के दौरान हुई कई राउंड फायरिंग। इस दौरान एक गोली महिला को लगी। मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़के की कार से कुचलकर हत्या की गई। राजनीतिक रंजिश में हत्या का आरोप। नाराज परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सड़क पर एक लड़का मोटरसाइकिल से स्टंट करता नजर आया और इस दौरान मोटरसाइकिल पर डांस भी करता दिखा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भोपाल में 3 महिलाओं ने बुर्के की आड़ में एक दुकान में चोरी की। 27 अंगूठियां लेकर फरार हुई महिलाएं। चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पंजाब के लुधियाना में एक आदमी गली के कुत्तों पर बंदूक चलाता नजर आया। कुत्तों का शेल्टर होम तोड़ने का आरोप। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नशे की हालत में 50 फीट गहरे कुएं में गिरा एक आदमी। पुलिस ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल को कामयाबी। उरी में भारी मात्रा में हथियार बरामद। सेना ने 8 AK-47, AK-74 राइफल को बरामद किया। 12 चीनी पिस्टल भी बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने बाजार के पास से आईडी बरामद किया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे आईडी। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध यात्री गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार यात्री दरभंगा से मुंबई जा रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर में कारोबारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद 10 लाख रुपए लेकर फरार हुए अपराधी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश से हथियार और मोटरसाइकिल बरामद किए। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जमीन खोदकर हजारों लीटर देशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब को पुलिस ने नष्ट किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने पर आदमी गिरफ्तार। पोस्ट में दूसरे धर्म के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद लोग आक्रोशित थे। गुजरात की सूरत में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 300 जोड़ों की शादी हुई। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में 5000 किलो मिक्स वेज भाजी बनाई गई। 1200 छात्रों के साथ मिलकर शेफ ने मिक्स वेज भाजी बनाई। शेफ ने कहा, सद्भाव वाली सब्जी करी तैयार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। घायल यात्रियों का इलाज अस्पताल में जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। दिल्ली में 48 घंटे सताएगी शीतलहर। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में ठंड का प्रचंड प्रहार जारी। शीतलहर की वजह से दिल्ली में पारा 5.3 डिग्री तक लुढ़का। घनी कोहरे की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में घुसा बाघ। गांव में बाघ घुसने से 15 दिनों से लोगों में दहशत। वन विभाग की टीम बाघ के रेस्क्यू में जुटी। साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने कहा, 2022 में हर क्षेत्र में भारत का दमखम दिखा। कोरोना को लेकर पीएम ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजियाबाद में देखी पीएम की मन की बात। कहा, पीएम मोदी ने राजनीतिक उपयोग के लिए कभी इसका उपयोग नहीं किया, हमेशा गैर राजनीतिक मुद्दों की बात की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल समाधि जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति ने भी दी श्रद्धांजलि। संसद भवन परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने नमन किया। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के अलावा दोनों सदनों के सदस्यों ने प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सीएम योगी शामिल हुए। योगी ने वाजपेयी जी को भारतीय राजनीति का अपराजेय योद्धा बताया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गांधीनगर में सुशासन दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल हुए। भूपेंद्र पटेल ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाघ मेले में तैयारी का जायजा लिया। माघ मेले को लेकर तैयारियां पुरजोर की गई थी। कोरोना को देखते हुए डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए।
चीन में कोरोना से मचा हाहाकार। एक दिन में 3 करोड़ 70 लाख लोगों के संक्रमित होने की आशंका। मरीजों से अस्पताल खचाखच भरे। अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन का इंतजार। चीन में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बीजिंग में हालात खराब होने के बाद कोल्ड स्टोरेज में शव रखे जा रहे हैं। एक कोल्ड स्टोरेज में करीब 15,000 शवों को रखा गया। चीन में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। बीजिंग के एक मस्जिद का वीडियो सामने आया है जिसमें शवों के ढेर लगे हुए हैं। चीन के जिंगांगसू प्रांत में भी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। एक अस्पताल से आई डरावनी तस्वीर, चारों तरफ दिखा लाशों का अंबार। चीन में कोरोना तबाही मचा रहा है। अस्पताल में लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं। वहीं चीन सरकार ने कोरोना के आंकड़े देने से साफ इनकार कर दिया। पूरे देश में आज मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों में शुरू हुई प्रार्थना सभाएं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्रिसमस की बधाई दी। कोरोना के बीच दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वेटिकन सिटी से लेकर देश भर के गिरजाघरों में आधी रात को हुई प्रार्थना। केरल के एर्नाकुलम में क्रिसमस के मौके पर सेंट मैरी कैथेड्रल बेसिलिका में सामूहिक प्रार्थना को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। दोनों गुटों में विरोध को देखते हुए पुलिस ने चर्च को खाली कराया। जंग के बीच यूक्रेन के मारियोपोल के एक चौक पर रूसी सेना के अधिकारियों ने बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया। 20 मीटर ऊंचे क्रिसमस ट्री को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लाया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हिंसक प्रदर्शन जारी। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते नजर आए प्रदर्शनकारी। शूटिंग के दिन आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत हुई। गुस्से में लोग दिखाई दिए। अफगानिस्तान की महिलाओं को लेकर तालिबान सरकार ने एक और नया फरमान जारी किया। वहां महिलाओं की नौकरी पर बैन लगा दिया गया है। विरोध में कुछ महिलाएं सड़क पर उतरकर भी विरोध जताती नजर आई। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घर से लेकर सड़क पर बर्फ की मोटी सफेद चादर जम गई है। सड़क पर फिसलन की वजह से भीषण जाम लग गया है। मीरपुर टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर और आर अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 71 रन की अटूट साझेदारी की और इसी जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। ये दावा है कि रूस पर हमले के लिए यूक्रेन चीन के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये खबर बेहद चौंकाने वाली है क्योंकि चीन तो रूस के पाले में खड़ा है, लेकिन खबर ये है कि ज़ेलेंस्की की सरकार एक चाइनीज कंपनी से ही ड्रोन खरीद रही है और इस चाइनीज कंपनी के ड्रोन का नाम DJI है। DJI ड्रोन से रूस की सेना की सर्विलांसिंग फिलहाल कर रही है यूक्रेन की आर्मी। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूक्रेन की सेना के पास ऐसे हथियार पहुंच चुके हैं जो रूस की सेना का काल बन रहे हैं? क्या यूक्रेन की सेना के पास कोई ऐसी चमत्कारी मिसाइल आ गई है जो पुतिन की फौज को बुरी तरह मार रही है? क्या ज़ेलेंस्की की सेना को ऐसा ड्रोन मिल गया है जो रूस की सेना के लिए दैत्य बन गया है? रूस यूक्रेन युद्ध के 300 दिन बाद अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जो जिद्दी पुतिन को जंग में और भी ज्यादा खूंखार बना देंगी। रूस यूक्रेन जंग के 300 दिन बाद ज़ेलेंस्की कैसे दावा कर रहे हैं कि पुतिन के रूस का अंत करीब है? क्या यूक्रेन को किसी देश से ऐसे हथियार मिल गए हैं जिसकी वजह से पुतिन की सेना जंग के मैदान में बुरी तरह से हारेगी? आखिर क्या है यूक्रेन की सेना का ऑपरेशन पॉइंट ब्लैंक, जिसे लेकर राष्ट्रपति पुतिन टॉप जनरलों के साथ बंकर में मीटिंग कर रहे हैं? क्या वाकई में नेटो ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ कोई बहुत घातक हथियार उतार दिया है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचा है? क्या उससे पहले यूक्रेन में कोई घातक हथियार पहुंच चुका है? तीन 300 दिन बाद
रूस और यूक्रेन की जंग में अब ताकत के साथ साथ जबरदस्त तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है। इस वक्त 10 करोड़ की मिसाइल को 10,000 वाले ड्रोन से मारा जा रहा है और ये सब कुछ जंग के मैदान में बेहद सीक्रेट तरीके से हो रहा है। आखिर क्या है यूक्रेन के पास वो AI तकनीक, जो DJI ड्रोन जिसने जंग के मैदान में रूसी सैनिकों की लाशों के अंबार लगा दिए थे। अब तक रूस और यूक्रेन की जंग के बीच किसका पलड़ा भारी है, ये जान लीजिए। रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 300 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि ये आंकड़ा हर दिन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट में डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूक्रेन पर जीत की जिद में व्लादिमीर पुतिन 10 लाख रूसी सैनिकों की बलि चढ़ाने से भी नहीं हिचकेंगे। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स ने चेतावनी जारी की है, पुतिन रुकने वाले नहीं है, इसलिए रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन किसी भी कीमत पर हार स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे फिर एटम जंग ही क्यों ना हो जाए। अब सवाल उठता है कि बेतहाशा फौजी ताकत, टैंक, तोप और मिसाइलों के बावजूद रूस 300 दिन बाद भी जीत क्यों नहीं पा रहा है। इस सवाल का जवाब भी मिलने लगा है। अब यूक्रेन के सीक्रेट वेपन और जंग के तौर तरीकों का पता चला है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने बेहद होशियारी से शातिर, शांत और खौफनाक हथियारों का इस्तेमाल जंग में किया है, जो उसे अमेरिका और चीन की कंपनियों से मिल गए हैं। रूस का खार, AI तकनीक प्लस DJI ड्रोन। अमेरिका की AI तकनीक और चीन का DJI ड्रोन रूस पर बहुत भारी पड़ रहा है। अमेरिकी टेक फर्म पलांटीर की बेहद एडवांस AI तकनीक ने यूक्रेन के हथियारों को बेहद घातक और अचूक बना दिया। AI का उन्नत सॉफ्टवेयर यूक्रेन के तोप, टैंक और मिसाइलों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। AI के सॉफ्टवेयर की मदद से यूक्रेन ने रूस के तोपखाने, रॉकेट आर्मी और सेना के सप्लाई वाहनों पर बेहद सटीक निशाना लगा रहे हैं। यानी जंग के मैदान में रूस की ताकत यूक्रेन की तकनीक के सामने बौनी साबित हो रही है। यूक्रेनियन जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से अलग है। यूक्रेनी सेना डिजिटल सेना की तरह जंग कर रही है, जबकि रूसी सेना एक एनालॉग सेना की तरह नक्शों और संकेतों के आधार पर हमले कर रही है। इसीलिए जंग के मैदान में रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना भारी पड़ रही है। इसके अलावा चीनी कंपनी के द्वारा बनाए गए DJI ड्रोन रूस की सेना के लिए दैत्य साबित हो रहे हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि खिलौने की तरह दिखने वाले चीनी ड्रोन से उन्होंने रूसी सेना के बंकर, सेना की पोजीशन और टैंक और मिसाइलों की तैनाती की इतनी सटीक जानकारी हासिल की कि पलक झपकते ही उन्हें यूक्रेन के घातक हथियारों ने तबाह कर दिया। रूस का खार, AI तकनीक प्लस DJI ड्रोन। यूक्रेन ने 1 किलोग्राम से कम वजन वाले चीनी ड्रोन माविक को बहुत बड़ी तादाद में जंग में उतार दिया है। यूक्रेनियन सेना के लिए चीनी DJI ड्रोन हमलावर रूसी सेना को पीछे हटाने का सबसे पसंदीदा हथियार बन गया है। चीनी ड्रोन माविक हल्के हैं, लगभग 45 मिनट में 10 किलोमीटर उड़ सकते हैं और सटीक जानकारी भेज सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अमेरिका की AI तकनीक और चीन के DJI ड्रोन की वजह से यूक्रेन ने जंग में रूसी सेना को धूल चटा दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि फरवरी 2022 से अब तक 90,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। उसके पीछे अमेरिका की AI तकनीक और चीन के DJI ड्रोन का हाथ है।
यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट साफ मानते हैं कि रूस के पास बेशुमार सैन्य ताकत है, लेकिन तकनीक इस्तेमाल करने में रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों की तुलना में बेहद अनाड़ी हैं और इसीलिए जंग में रूसी सेना बहुत बड़ी संख्या में मारी जा रही है और इसी को लेकर पुतिन बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि पुतिन ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर भी जंग नहीं रोकने का फैसला किया है। पुतिन के इस फैसले के बाद से रूस की सेना पूरे यूक्रेन को खंडहर बनाने पर तुली है। ज़ेलेंस्की इसी को लेकर बेहद खौफ में है, लेकिन साथ ही दावा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूक्रेन रूस के सामने नहीं झुकेगा। ज़ेलेंस्की ने तो पुतिन को क्रिसमस के मौके पर शैतान तक कह डाला है और दावा किया है कि रूस के किंजल मिसाइल, घातक ड्रोन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। Де б ми не були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимось у вечірнє небо. І разом згадаємо ранок 24 лютого. Згадаємо, скільки пройшли. Згадаємо Азовсталь, Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон. Ми згадаємо бажання одне на всіх і відчуємо радість. Одну на всіх і зрозуміємо істину одну на всіх про те, що жодні дрони камікадзе जिस भयानक तरीके से जंग रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है, असल में इस युद्ध में पर्दे के पीछे से कई खिलाड़ी कूद पड़े हैं। रूस के साथ ईरान चट्टान की तरह खड़ा है। ईरान ने हाल ही में 300 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन अराश 2 रूस को दिए हैं, जो यूक्रेन में भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान के अराश 2 की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, जो रूस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। तो वहीं यूक्रेन के पास नेटो और पश्चिमी देशों के ऐसे घातक हथियार हैं जो तकनीक और तबाही के मामले में बेहद शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन बार बार दावा कर रहा है कि हमने रूस की ताकत को तकनीक से हराया है। यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस से 70,000 वर्ग किलोमीटर इलाका छीन लिया है। Віджата у російського окупанта, який драпав з території нашої держави, з Харківської області, і саме доблесна 127 бригада територіальної оборони захватила цей трофей, відремонтувала, взяла боєкомплект і ці подарунки, які вони готували для нашого міста Харкова, для наших воїнів Збройних сил України. І зараз віддасть ці подарунки їм. यानी इस वक्त यूक्रेन के अंदर सिर्फ यूक्रेनी फौज रूस से नहीं लड़ रही, बल्कि यूक्रेन के साथ साथ नेटो की मिलिट्री यूनिट भी सक्रिय हो चुकी है। खुद रूस नेटो पर अब आरोप लगा रहा है कि नेटो यूक्रेन की जंग में आग में घी का काम कर रहा है। Призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу. Создать 2 межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил Московский и Ленинградский военные округа. जंग में 300 दिन से टिके यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो जिद्दी पुतिन के रूस से सामना कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो में शामिल 30 देश यूक्रेन में एक से एक घातक हथियार पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन को बहुत जल्द बेहद एडवांस पैट्रियट मिसाइल मिलने जा रही है, जो रूस पर बहुत भारी पड़ सकती है। पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी पैट-3 मिसाइल दुनिया की सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम 3 ट्रकों के जरिए कहीं भी तैनात किया जा सकता है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे नष्ट कर सकता है। सतह से हवा में मार करने वाली ये बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है। ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। यही वजह है कि रूस बार बार नेटो को धमकी देने लगा है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि पैट्रियट दिया गया तो रूस नेटो देशों पर अटैक कर देगा।
पैट्रियट की तैनाती का सीधा मतलब है कि रूस की कोई भी मिसाइल यूक्रेन की जमीन को छू नहीं सकती, वायुसेना हमला नहीं कर सकती और ईरान से खरीदे गए ड्रोन यूक्रेन बॉर्डर में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर अमेरिका यूक्रेन को कब तक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देगा, क्योंकि पुतिन ने तो क्रिसमस से लेकर नए साल पर भी भयानक हमले का ऐलान किया हुआ है और इसी को लेकर ज़ेलेंस्की खौफ में है। Для нас усі свята мають гіркий присмак і традиційний дух Різдва ми можемо відчувати інакше. Не такою смачною і теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші оселі та вулиці. І не так гучно і надихаюче можуть лунати різдвяні дзвоники через сирени повітряної тривоги або ще гірше постріли. भले ही यूक्रेन और नेटो दावा कर लें कि पुतिन का रूस जंग में हार रहा है, लेकिन यह भी जान लें कि अगर रूस हार रहा है तो जंग और भी भयंकर होगी। जानकारों के मुताबिक पुतिन जंग में खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है यूक्रेन में हो रही मौतों की वजह से पुतिन को कमजोर नहीं समझा जा सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना के 332 सैनिक औसतन रोज मारे जा रहे हैं। रूसी सैनिकों की मौत के आंकड़े अफगानिस्तान में रूस को हुए नुकसान से 6 गुना ज्यादा है, जबकि इराक में अमेरिका को हुए नुकसान से 20 गुना ज्यादा है। यानी पुतिन यूक्रेन में 10 लाख रूस के सैनिकों का खून बहाने के लिए तैयार है। यानी ये जंग अब और भी घातक होने जा रही है। भले ही यूक्रेन के पास एडवांस और घातक हथियार हों, लेकिन पुतिन की खूंखार सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतने के लिए बहुत आगे निकल चुकी है, जहां से वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। बड़ा इंटरव्यू सामने आया है जिसमें कहा गया कि पश्चिमी देश रूस के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 100% बर्बाद कर देंगे। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए बातचीत को तैयार है। तो यूक्रेन युद्ध से बहुत दूर एक और मैदान सज रहा है। चीन ने जापान के नजदीक प्रशांत महासागर में एक नया युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। आखिर चीन की नई वॉर ड्रिल के पीछे उसका क्या मकसद छिपा है, आगे जो रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं उसे आप देखेंगे तो फिर आपको चीन की नई साजिश का अक्स भी उसमें नजर आ जाएगा। कोरोना संकट के बीच चीन की नई चालबाजी। ड्रैगन कर रहा जापान पर हमले की तैयारी। पीएलए कर रही जापान के पास युद्धाभ्यास। समुराई करेगा ड्रैगन विनाश। एक तरफ चीन कोरोना संकट से बेहाल है। चीन सरकार लगातार कोरोना से जुड़ी हर खबर को सेंसर कर रही है और दूसरी तरफ वो ताइवान और जापान को लेकर लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। जापान के अखबार योमियुरी शिंबन की एक खबर के मुताबिक प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। प्रशांत महासागर में महायुद्ध का वॉर थिएटर तैयार हो रहा है। योमियुरी शिंबन में छपी एक खबर के मुताबिक चीन 16 दिसंबर से प्रशांत महासागर में जापान के ओकिनावा और मियाको इलाके के पास एक बड़ा युद्धाभ्यास कर रहा है। खबर के मुताबिक चीन की सेना ये युद्धाभ्यास
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फरमान की बात कर रही है और उसका ये युद्धाभ्यास 26 दिसंबर तक चलेगा। इस वॉर ड्रिल में चीन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में उसका एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग भी शामिल है। इसके अलावा चीन के इस युद्धाभ्यास में उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल कई छोटे वॉरशिप भी हैं। इतना ही नहीं, चीन ने अपने इस युद्धाभ्यास में खास तौर पर टाइप 055 मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी शामिल किया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जापान के नानसेई द्वीप श्रृंखला के पास चीन ये युद्धाभ्यास कर उसे कड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। खबर के मुताबिक इस युद्धाभ्यास के दौरान 17 दिसंबर को चीन की नौसेना के वॉरशिप जापान के ओकडाइटो द्वीप से सिर्फ 260 किलोमीटर की दूरी पर थे और ये इलाका सुरक्षा के लिहाज से जापान के लिए कितना अहम है, इसे ऐसे समझिए। इस इलाके से चीन की वायुसेना के लड़ाकू विमान जापान के नानसेई द्वीप श्रृंखला पर महज 5 से 10 मिनट में पहुंचकर उस पर बमबारी कर सकते हैं। खबर के मुताबिक 17 दिसंबर के युद्धाभ्यास के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग से 130 टेक ऑफ और लैंडिंग हुई। इनमें चीन की वायुसेना के 60 फाइटर जेट और 70 जंगी हेलीकॉप्टर शामिल थे। इतना ही नहीं, चीन ने इस वॉर एक्सरसाइज के दौरान नानसेई द्वीप पर हमले का अभ्यास भी किया। दरअसल नानसेई द्वीप श्रृंखला जापान और ताइवान के ठीक बीच में है, लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से ये इलाका जापान और ताइवान दोनों के ही लिए बेहद अहम है। इस इलाके से ताइवान महज 110 किलोमीटर की दूरी पर है। जापान के अखबार योमियूरी शिंबन की खबर के मुताबिक अपने युद्धाभ्यास के दौरान चीन ने ताइवान पर पिंसर अटैक स्ट्रेटेजी के तहत उसके पूर्व और पश्चिम से हमला करने का भी अभ्यास किया। चीन 26 दिसंबर तक इस इलाके में अपना ये युद्धाभ्यास जारी रखेगा। इसके अलावा भी पिछले एक लंबे वक्त से जापान और चीन के बीच सेनकाकू द्वीप श्रृंखला को लेकर विवाद चल रहा है। सेनकाकू द्वीप श्रृंखला में 7 छोटे द्वीप शामिल हैं। सेनकाकू द्वीप पर 1895 से जापान का कंट्रोल है, लेकिन 1970 में चीन ने इस द्वीप श्रृंखला पर अपना दावा करना शुरू कर दिया था और तभी से सेनकाकू द्वीप पर जापान और चीन के बीच विवाद चल रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि चूंकि जापान क्वाड का एक अहम देश है और चीन क्वाड को मिनी नेटो कहता है, लिहाजा वो इस बात को लेकर भी जापान से चिढ़ा हुआ है। इसके अलावा जापान चीन से खतरे का जिक्र करते हुए अपने रक्षा बजट में इजाफा करने का भी ऐलान कर चुका है। इस बात से भी शी जिनपिंग जापान से नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ जापान का कहना है कि अपने ऊपर उत्तर कोरिया, रूस और चीन के हमले के खतरे के मद्देनजर उसने ये फैसला लिया है। खबर के मुताबिक जापान 35,000 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदने वाला है। इसके लिए जापान ने अमेरिका और इजराइल के साथ एक बड़ा रक्षा करार भी किया है। जापान और अमेरिका के बीच हुए इस सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार ले रहा है। खबर के मुताबिक जापान अमेरिका से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीद रहा है। इसके अलावा वो अमेरिका से जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलें भी खरीद रहा है। इतना ही नहीं, जापान टाइप 12 सरफेस टू शिप गाइडेड मिसाइलें भी विकसित कर रहा है। जापान हाइपरसोनिक हथियार भी विकसित कर रहा है। जापान, ब्रिटेन और इटली मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट भी बना रहे हैं। इसके अलावा जापान अमेरिका से और F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम भी खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस या फिर चीन के लिए जापान पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस और चीन से सीधी जंग की सूरत में जापान का साथ अमेरिका देगा और जापान में अमेरिका के इतने सैन्य बेस मौजूद हैं जहां से वो चीन और रूस को आसानी से निशाना बना सकता है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही
जापान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। अमेरिका और जापान में हुई संधि के मुताबिक जापान की रक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका ने ही उठाई हुई है। लिहाजा जापान में अमेरिका के एक नहीं बल्कि पूरे 120 सैन्य बेस मौजूद है। आंकड़ों के लिहाज से भी जापान में अमेरिका के सबसे ज्यादा बेस है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में अमेरिका ने अपनी नौसेना, वायुसेना और थल सेना के 53,700 जवान तैनात किए हुए हैं। जापान के ओकिनावा में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा आर्मी बेस है। इस बेस पर करीब 1,500 मरीन कमांडो मौजूद हैं। इसके अलावा मिसाफा और कदीना एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना के 130 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन की नौसेना रूसी नेवी के साथ 22 दिसंबर 2022 से दक्षिण चीन सागर में भी एक बड़ी वॉर ड्रिल में शामिल है। लिहाजा ड्रैगन को उसी के अंदाज और जुबान में जवाब देने के लिए जापान ने भारत की मदद ली। खबर के मुताबिक जापान और भारत पहली बार जॉइंट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वीर गार्जियन नाम की ये एक्सरसाइज जापान के हियाकुरी और इरुमा एयरबेस पर 16 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगी। खबर के मुताबिक इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, हवा के बीच में ईंधन भरने वाला IL-78 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर 3 के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के 150 लड़ाके भी हिस्सा लेंगे। वहीं इस एक्सरसाइज में जापान की तरफ से उसकी वायुसेना के F-2 और F-15 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस एयर वॉर ड्रिल से दोनों देशों की टैक्टिकल एयर कॉम्बैट स्किल बेहतर होंगी। भारत और जापान के बीच ये पहला संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास होगा। दोनों देशों की आर्मी और नेवी तो संयुक्त युद्धाभ्यास करती आई है। सितंबर 2022 में जिमेक्स यानी जापान इंडिया मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज हुई थी। इसमें जापान की नेवी ने मार्च 2022 में विशाखापट्टनम में हुए एक बहुराष्ट्रीय मिलन नौसैनिक अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। मतलब साफ है कि जापान और भारत ने मिलकर एक बार फिर ड्रैगन को भी लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का इरादा बना लिया है। वैसे भी हिंद प्रशांत महासागर इलाके में क्वाड के ये दोनों देश यानी जापान और भारत चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। भारत और जापान के बीच पहली एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज चीन को एक सीधा संदेश है कि अगर उसने किसी भी तरह की कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं। इसके अलावा जापान ये भी ऐलान कर चुका है कि अब वो क्रूज और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का विकास और उत्पादन बड़े पैमाने पर करेगा। जापान ने 31 अगस्त को ये ऐलान किया था कि वो चीन और रूस के खतरे को खत्म करने के मकसद से हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। यानी सैमुराई ने ड्रैगन की नकेल कसने की मुकम्मल तैयारी कर ली है।